बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे तक आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां पर गुरेह गांव में वर्चस्व को लेकर के दो पक्षों के बीच में जमकर के खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि इस झड़प में, इस खूनी संघर्ष में एक युवक की गोली लगने की वजह से मौत भी हुई है। आरोपी हालांकि फरार बताया जा रहा है। मौत के बाद में पूरे गांव में हड़कंप सी स्थिति है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी तैनात है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, जहां का गुरेह गांव, जहां पर यह हंगामा हुआ है। गोली लगने की वजह से एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच में विवाद अलग अलग तरह के रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के अब वर्चस्व की लड़ाई ये बन चुकी थी और वर्चस्व की लड़ाई में दोनों तरफ से खूनी संघर्ष होता है। मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे हुए हैं, तो वहीं पर एक शख्स जिसको गोली लगी, जहां पर उपचार के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है और इस बीच में जांच पड़ताल की जा रही है। तो पुलिस की फोर्स वहां पर तैनात की गई है। पूरे मामले के तह तक पुलिस अपनी तफ्तीश में अलग अलग पहलुओं से जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। हालांकि ये लड़ाई क्यों हुई और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आखिर कौन लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की, क्या दोनों तरफ से आए हुए लोगों ने ही फायरिंग की या फिर इसमें बाहरी व्यक्तियों को भी इस लड़ाई के लिए दोनों पक्षों की तरफ से बुलाया गया। हालांकि पुलिस इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक वो शख्स दो पक्षों के बीच में विवाद था पूर्व से। इसी आपसी रंजिश को लेकर के एक वृंदा सिंह नाम के हैं, इन लोगों का घर आमने सामने है और इन लोगों के बीच में कई बार विवाद हुआ था। और इन्होंने एक विजय सिंह है, सन ऑफ विनोद, उसको इन्होंने अभी गोली मार दी और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। पुलिस इस संबंध में मुकदमा लिख करके शेष जो भी कार्रवाई है वो करवा रही है और शीघ्र ही इसमें हम कार्रवाई पूरी करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल के बिस्तर पर लोगों का इलाज चल रहा है जो कि घायल हुए। हालांकि इस झड़प के अंदर, इस खूनी संघर्ष में गोलियां भी चली हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि इसमें फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त, मनीष निगम जुड़े हुए हैं। मनीष, वर्चस्व की लड़ाई, आखिर पूरा मामला था क्या? इस हद तक यह खूनी संघर्ष चला गया कि गोलियां चलने लग गई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला गुरेह कोतवाली देहात के गुरेह गांव का है। यहाँ पर ये दोनों जो आरोपी करता है और जिसकी हत्या हुई है, दोनों का आमने सामने घर है। ये आपस में इन लोगों का क्या है कि गांव में एक अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, वर्चस्व जमाने के लिए आपसी इन लोगों की रंजिश चल रही थी, जिस कारण कल शाम को इन दोनों के बीच में विवाद हुआ जिसमें गोलीकांड हुआ। गोलीकांड में एक पक्ष के गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रुड़की से, जहां पर सईदपुर गांव में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मजदूर का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तफ्तीश शुरू कर दी। कहा ऐसा जा रहा है कि यह शव लगभग 3 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में, तफ्तीश में जुटी हुई है। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह का कहना यह है कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। जानकारी प्राप्त की जा रही है कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है और किन परिस्थितियों में उक्त व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर जिले के गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मंडी और बाजारों जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में डॉक्टरों की टीमें लगातार रैंडम सैंपलिंग और थर्मल स्क्रीनिंग कर रही हैं और इसकी वजह से कहीं कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं, उसका पता लगाया जा सके। शीतला चौकिया परिसर स्थित मंडी परिसर में सुबह से ही जिला चिकित्सालय के
सीएमएस और उनकी टीम द्वारा मंडी परिसर में आने वाले सभी किसानों का सैंपलिंग और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे कि वहां आने वाले लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। तो ये स्थिति जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ये एक बेहतर कदम जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के ज़िले में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। लगातार जो सामाजिक जहाँ पे सोशल गैदरिंग ज़्यादा है, जहाँ पर जैसे मंडी स्थल हो गए या जो भी सार्वजनिक पॉइंट जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है, उस पर लगातार जिला प्रशासन वहाँ पर लगातार रैंडम जो है सैंपलिंग और थर्मल स्कैनिंग कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया, उसके क्रम में आज सुबह लगातार 5 बजे से हमारी डॉक्टरों की टीम, हमारे सीएमएस जिला अस्पताल के उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग प्लस सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। जो भी कोरोना वायरस के कारण देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील के बाद में अब मिर्जापुर के गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस सिल रही हैं। एक महिला एक दिन में 4 ड्रेस सिल रही है, जिससे दिन भर में 440 रुपये की कमाई हो जाती है। ये महिलाएं लोकल को वोकल बनाने के प्रयास में मेहनत कर रही हैं। इनके बनाए गए ड्रेसों की ब्रांडिंग भी हो रही है। जब से सिलाई कर रही हूँ, हम लोग को मतलब घर में बहुत मतलब हम से दिक्कत आते थे, लेकिन अब हमारे घर में बहुत मतलब हम लोग को महीना में हम लोग 10,000 तक कमा लेते हैं, अपने घर परिवार चला लेते हैं और हमारे परिवार भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और हाँ, और सब दीदी लोग भी खुश हैं। कहाँ से मिला है कपड़ा, कौन करा रहा है? ये सब सीएलएफ से मिला है। शीतला एसएसजी से कर रही हूँ। शीतला जब समूह में पहले मैं जुड़ी नहीं थी, समूह में जुड़ने के बाद मैंने आत्मनिर्भर यहाँ आने के बाद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों की ड्रेस की सिलाई कर रही हूँ और सभी दीदी लोग भी सिलाई कर रहे हैं। स्कूल में पहले बच्चों का फिटिंग ड्रेस नहीं बन रहा था, हमारे भी बच्चे पढ़ते थे तो फिटिंग नहीं बनता था। अब हम लोग खुद उनका नाप लेके हम लोग खुद सिलाई फिटिंग से कर रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक मंदी देखने को आ रही है और इस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा जो असर है, दैनिक जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ा है और इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे प्रवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों में रहते हैं वो लौट के अपने जनपदों में वापस आ रहे हैं, अपने गृह जनपद, अपने गृह प्रदेश में। उन सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पूरे प्रदेश में जितने भी जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, उन सभी में 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को जो पहले निःशुल्क ड्रेस वितरण का काम किया जाता था, उस ड्रेस की सिलाई का काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। कन्नौज जिले में किसानों की आय दोगुनी करने और गौरक्षण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले काऊ मिल्क प्लांट में गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू हो चुका है। काऊ मिल्क प्लांट के शुरू हो जाने की वजह से आसपास के कई जिलों के किसानों को फायदा हो रहा है। कानपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने जिले के आला अधिकारियों के साथ में आधुनिक काऊ मिल्क प्लांट का निरीक्षण करके प्लांट को आधुनिक बताया। हमारे यहाँ जो काऊ मिल्क प्लांट खुला है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और हमारा जो दूध पहले गायों का दूध जो था वो उसका दाम बहुत ही कम मिलता था, लेकिन अब इस प्लांट के लग जाने से उस दूध के सही दाम मिलेंगे, जिससे हम लोगों को रोज़गार भी और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहले हमारे यहाँ लोग गायों को छोड़ देते थे चरने के लिए, कोई इज्जत नहीं करते थे, लेकिन अब लोग गाय पालेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। सरकार के इस कदम से हम लोग बहुत ही खुश हैं, हमारे लिए रोज़गार के अवसर और भी बढ़ गए हैं। मिल्क प्लांट से हम लोगों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले गायों को कोई इज्जत नहीं होती थी, गाय खुली छोड़ दी जाती थी। अब क्या होगा कि गाय को पाला जाएगा और गाय की इज्जत भी होगी। इससे जो काऊ प्लांट होगा उसमें दूध, घी, मक्खन, इन चीज़ों की हम लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा हम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इससे हम लोगों को बहुत सारे लाभ हैं। इस प्लांट से क्या लग रहा है खुलने के कारण आपको? इस प्लांट से रोज़गार भी बढ़ेगा
प्लस गायों की इज्जत भी होगी। आज आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर एवं जिलाधिकारी कन्नौज महोदय द्वारा कन्नौज काऊ मिल्क प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान काऊ मिल्क प्लांट के प्रभारी श्री संजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित रहे। वर्तमान में कन्नौज काऊ मिल्क प्लांट में घी, व्हाइट बटर एवं पनीर का निर्माण किया जा रहा है तथा यहाँ के पॉलीपैक दूध को अलीगढ़, हाथरस, आगरा, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद में विक्रय किया जा रहा है। कन्नौज काऊ मिल्क प्लांट को गाय का दूध उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के अन्य 14 जनपदों में भी काऊ मिल्क बीएमसी स्थापित की गई हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव में लोग चीनी विवाद पर क्या सोचते हैं, इसकी पड़ताल की R9 टीम ने चीन और भारत के बीच में LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुए विवाद के बाद में जहां बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ाई गई तो वहीं पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश है। लोग आक्रोश में अपने शब्दों में आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके दिल में है, उनके लिए उनकी राय समझने और जाने R9 TV की टीम दुधवा नेशनल पार्क के आसपास में बसे गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंची। सुनिए। R9 की टीम पहुंची है ये यूपी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे हुए जिले लखीमपुर खीरी के उन इलाकों में जो बॉर्डर को टच करते हैं, बॉर्डर के इलाके को लोग रहते हैं। चाइना और नेपाल में लेकर जो स्थितियां गड़बड़ हुई हैं उसको लेकर पर बॉर्डर पर रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, आइए से बात करते हैं, जानते हैं। बाबू जी क्या नाम है? हरपाल सिंह जी, इस समय चाइना और इंडिया के बीच की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में जानकारी तो होगी? हाँ, जानकारी होगी। क्या कहना है आपको इसको लेकर? इसमें जो विवाद चल रहा है इससे हमारे लिए खतरनाक है। हम बॉर्डर पर बैठे हैं, सबसे पहले हम ही को खतरा है जो कुछ चाइना तो ये तो नेपाल का बॉर्डर है और स्थिति चाइना की खराब है, तो इसको आपको कैसे खतरा है? ये नेपाल मतलब उनकी मदद कर रहा है ना, चाइना की मदद कर रहा है नेपाल। इस वजह से यही लगता है कि चाइना आएगा तो नेपाल की रास्ते आवश्यकता और तो कोई रास्ता है नहीं उनको। कहीं ना कहीं से आशंका है कि अगर चाइना आगे बढ़ता है, स्थिति ज़्यादा खराब होती है तो नेपाल के रास्ते वो अंदर एंट्री करेगा या प्रभावित हो गया बॉर्डर, ऐसी आशंकाएं लोगों के मन में। कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करेंगे। बस आप क्या नाम है? जगसीर सिंह है। जगसीर सिंह जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बॉर्डर के इलाके में आप हैं, सबसे नज़दीकी इलाका है, तो ऐसे में इस समय जो स्थिति चल रही है इस पर लेकर के किस नज़रिए से देखते हैं आप? अब इसको लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश है चाइना की हरकत को लेकर, और कोई भी उसको लाइक नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं से चीन और नेपाल इंडिया के बीच में जो संबंधों में कटुताई है उसको लेकर के बॉर्डर पर रहने वाले लोग अपने विचार जो व्यक्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आशंकित हैं कि अगर कुछ संबंध आगे खराब होते हैं तो नेपाल चूँकि चाइना ज़्यादा हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं इस बॉर्डर पे वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी माने तो पास में बॉर्डर पे रहते हैं, पास के नेपाल के लोग भी आपस में मैत्री से रहते हैं और कोई भी इस तरीके की विवाद नहीं चाहता। लेकिन स्थितियाँ जब खराब होती हैं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। लखीमपुर खीरी से R9 TV के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से गोपालगिरी। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में लोगों की नौकरियों पर संकट है, तो वहीं पर हाथरस में एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर डिग्रीधारी युवा मनरेगा के तहत नौकरी करने को मजबूर है। हाथरस के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे पढ़े लिखे मजदूरों से R9 TV की टीम ने बात की। जॉब कार्ड बनाए तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं क्या हैं? तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो ये काम करना पड़ रहा है। इससे पहले कहाँ काम करते थे? अंजू प्रिंके डिग्री कॉलेज सासनी। क्या पता है आप पे? तो क्यों करना पड़ रहा है ये काम? लॉकडाउन की वजह से मनरेगा में काम करना पड़ रहा है। तो स्थिति ये है कि डिग्री धारक लोग मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। उधर लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क के वन रेंज के छेदीपुर गांव में खेत में गए किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद पूरे गांव में दहशत है। दुधवा से कॉम्बिंग करने के लिए हाथियों के साथ में एक टीम बुलाई गई जो कि बाघ को दुधवा नेशनल पार्क के अंदर खदेड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रही है। बारिश शुरू होते ही आषाढ़ के महीने में खेतों में पुरानी परंपरा देखने को मिलती है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों के खेतों में काम करने वाली किसान महिलाएं आज भी पुराने संगीत गुनगुनाकर धान की रोपाई करती हैं। सुनिए।
लपर धान कर छापर छापर पानी निहुरी रोप किसन मन की नारी निहुरी रोप किसन मन की नारी निहुरी बाबा ना कोई लड़के बोलिया लगेला मामा लाई हारा जाइबो हमारे बाबा के बोलावा सड़किया पर बोले हो बना मोरा से लड़की नहीं बोले हो बना मोरा सड़ बोलो गाओ सड़किया पर बोले हो बना मोरा के बोली सुनी दिहारा गरे से दादा बाबा गाने का बिना की दादा बाबा गाने जैसे कि पहले के ज़माना में रहल जे जहाँ माता बहिना बच्चों केहू भी रुपया करे अच्छा सोहनी करे पुराना गीत बढ़िया गावत अब नया नया अच्छा लगत रहल अब नया नया गीत हो गए नया नया रीति हो गए तो अब गाना गीत सब भुला आदमी के नया अच्छा लगता नया आदमी के गाना अच्छा लगा मैं चारों तरफ से बारिश का मौसम है और रात के झमाझम बारिश हुआ है और इस नाते हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है रुकनी करने में और सरकार का जो है कीमत पे भी खाद्य सामग्री उपलब्ध है जो प्रोडक्ट है